Good morning, welcome back. Today here we start with the fourth chapter of First Flight, and that's from the diary of Annie Frank, written by naturally Annie Frank. So let's see. Now before we start reading over here, let's see. Now the meanings as usual will be always written over here. Now Annie Mary, that is Annie Frank, 12 June 1929, Feb. And she died on in 1945 March. Date not mentioned as it was not maybe known. And she was a German-born Jewish girl who wrote while in hiding with a family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II. That is when this was at the time of World War II, when this girl with a family, she was in a hiding, and at that time some of the friends also were with them, and she had written this diary at that time. And her family had moved to Amsterdam after the Nazis. That is जैसे हमने 9th में किया था Nazi party, that was of Germany, that is Hitler, and then there was fascist from Italy, that was related to, you can say, Mussolini, right? तो Annie Frank की फैमिली एम्स्टरडैम मूव चुकी थी आफ्टर द नाजीज हैड कैप्चर्ड इन जर्मनी, बट देन दे वर ट्रैप्ड व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू नेदरलैंड. मतलब जब नाजीज ने अपना कैप्चर स्टार्ट किया टुवर्ड्स नेदरलैंड, तो दिस फैमिली हैड टू गो इन हाइडिंग. एज द परसिक्यूशन अगेंस्ट द ज्यूइश पॉपुलेशन इंक्रीज, अब जैसे जैसे अत्याचार और ज़्यादा बढ़ने लगा ज्यूइश के पॉपुलेशन की तरफ, फैमिली thus went into hiding in July 42 in hidden rooms in a father Otto Frank's office building. अब जबकि जुल्म बढ़ने लगा इन ज्यूइश पॉपुलेशन पे नाजी की तरफ से, तो ये फैमिली अपने थोड़े बहुत फ्रेंड्स के साथ एनी फ्रैंक के फादर दैट इज ऑटो फ्रैंक के ऑफिस बिल्डिंग में वो लोग चले गए इन हिडन रूम्स. आफ्टर 2 years इन हाइडिंग द ग्रुप वॉज बिट्रेड, किसी ने चीट किया उनसे और उनको ले जाया गया ऑन द टूवर्ड्स अ कॉन्सेंट्रेशन कैंप. अब कॉन्सेंट्रेशन कैंप क्या है, जस्ट हैव अ लुक ओवर हियर. दैट इज अ प्लेस इन विच लार्ज नंबर ऑफ पीपल, especially like some political prisoners or members of some minorities, जैसे यहाँ पे Jewish people are deliberately, मतलब जानबूझ के उनको prison में डाल दिया जाता है in such a small room जहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं होती, खाना नहीं मिलता या बहुत ही लो क्वालिटी का खाना कभी कभी दिया जाता है. दे आर फोर्स टू डू वर्क और फिर मास एग्जीक्यूशन होता है. मतलब एक साथ बहुत 100 लोगों को मारा जाता है एक ही रूम में. या तो कोई यूजुअली इट हैपेंड विद देम वाज हॉलोकॉस्ट सिस्टम, मतलब जहाँ पे गैस छोड़ा गया था उस रूम में और एक साथ उस छोटी सी रूम में बहुत सारे 100 लोगों को डाल दिया गया था, राइट? तो बहुत ही अत्याचार होते थे. दे वर टॉर्चर्ड, यू कांट इवन बिलीव, अनलिमिटेड वे, बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता. तो इन लोगों के साथ किसी ने चीटिंग की, दैट इज बिट्रेड, उनको ले गए, दैट इज ट्रांसपोर्टेड देम टू द कॉन्सेंट्रेशन कैंप सिस्टम where Annie died of typhus in Bergen-Belsen and within days of her sister. मतलब कई बार ऐसी फिर बीमारी हो जाती थी या कई बार इतने डिप्रेशन में चले जाते कि वो मर जाते वहीं पे. और ये एनी फ्रैंक भी मर गई थोड़े दिन पहले, उसकी सिस्टर मर गई थी, मार्गोट फ्रैंक. हर फादर ऑटो वॉज दी ओनली सर्वाइवर ऑफ दैट ग्रुप. अब सिर्फ उसके पापा बच गए थे, who then returned to Amsterdam after the war ended to find that her diary had been saved. और जहाँ पे वो लोग हाइड हुए थे, जहाँ पे छिपे हुए थे 2 साल के लिए, वहाँ गए उसके पापा, उसकी डायरी मिली अपनी बेटी की उनको जो बची हुई थी, एंड कन्विंस दैट इट वॉज ए यूनिक रिकॉर्ड. अब उनको पता था कि ये बहुत ही अलग, बहुत ही यूनिक रिकॉर्ड था उसकी लड़की ने जो लिखा हुआ था. He took action to have it published in English under the name Diary of a Young Girl by Annie Frank. So a part of it from that big diary over here we are going to read.
and it is a touching part, very touching it is. So let's see. Diary was given to Annie Frank for her 13th birthday, and chronicle मतलब एक very fact, reality, a factual written account of some historical event in the order of their occurrence. तो ये लड़की ने अपने इस डायरी में लिखा था सारे इवेंट्स डेट वाइज. So diary was given to Annie Frank for her 13th birthday and chronicles the events of her life from 12 June 1942 एंट्री बता रही है उस डायरी में until the final entry of 1st August 44, क्योंकि तब उनके साथ चीटिंग हुई थी और उनको ले जाया गया था उस एरिया में जहाँ पे उन पे टॉर्चर किया गया था. सो 2 साल की एंट्री है डेट वाइज. It was eventually translated from its original Dutch into many languages. तो स्टार्टिंग में तो जब जैसे वॉर ख़त्म हुई और उसके पापा ये पब्लिश करने ले गए थे तो इनिशियली तो बहुत अलग अलग लैंग्वेजेस में इसे पब्लिश किया गया एंड इट वॉज वाइडली रेड इन द वर्ल्ड. बहुत लोगों ने पसंद किया इसे. देयर हैव ऑलवेज बीन सेवरल मूवीज, दैट इज फिल्म्स, टीवी सीरियल्स एंड थियोरेटिकल प्रोडक्शन, इवन इन ओपेरा, मतलब थिएटर्स में प्लेज होते थे इस डायरी पे बेस्ड. फिर कई मूवीज़ बनी, टीवी सीरियल्स बने, ओपेरा भी बना. ओपेरा मतलब एक डांस फॉर्म स्टोरी बताई जाती है विद द सपोर्ट ऑफ अ म्यूजिक, दैट इज कॉल्ड ओपेरा, बेस्ड ऑन डायरी, डिस्क्राइब्ड एज अ वर्क ऑफ अ मैच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड. अब थी तो ये 13 साल की लड़की, ठीक है, चलो ये उसको 13 बर्थडे पे मिला, फिर 2 साल तक लिखा, मतलब कि मैक्स टू मैक्स वो 15 साल की हो गई. लेकिन तब भी उसमें इतनी मैच्योरिटी थी और एक इंसाइटफुल माइंड था. इंसाइटफुल माइंड मीन्स very deep understanding this girl had about the life. The diary provides an intimate examination, very deep examination of the daily life, very close examination. This diary tells us about very closely about the life or daily life of that girl and family under Nazi occupation. मतलब नाजी के कैप्चर में कैसे उनकी लाइफ बीतती थी. Annie Frank has become one of the most famous, that is renowned and discussed of, और उसके ऊपर बहुत डिस्कशन भी हुए थे of the Holocaust victim, और वो एक victim थी Holocaust की. Now let's see once again, I told you was Holocaust, but here the meaning, destruction और killing, मतलब slaughter किया जाता था, like animals को जब मारते हैं उसको हम slaughter कहते हैं, काट दिए जाते थे on a large scale, एक साथ बहुत सारे लोग. Especially it was due to poisonous gas छोड़ने की वजह से या by fire or nuclear war. Now her diary over here. Writing in a diary is a really strange experience for someone like me. So here her diary starts in the first person. और एनी फ्रैंक लिख रही है यहाँ पे कि डायरी लिखना मेरे लिए बहुत ही एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था. Not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the thoughts, that is musings of a 13-year-old schoolgirl. अब एनी फ्रैंक ये बता रही है कि ये क्यों स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है मेरे लिए. बिकॉज सबसे पहले तो कि मैं इसे स्ट्रेंज एक्सपीरियंस मेरा कहूँगी क्योंकि मैंने पहले कभी डायरी लिखी नहीं है. सेकेंडली कि थोड़े साल के बाद जब अगर किसी ने मेरी डायरी रीड भी की तो शायद पूरी इंटरेस्ट के साथ वो शायद रीड ना करें, उनको इंटरेस्ट होगा ही नहीं. बिकॉज ये एक 13 साल की लड़की के थॉट्स हैं इसमें, तो नोबडी विल बी इंटरेस्टेड. और शायद मैं भी इंटरेस्टेड नहीं रहूँगी थोड़े साल के बाद जब मैं रीड करूँगी मेरे 13 साल की सोच लिखी हुई इस बुक में, इस डायरी में. Oh well, that doesn't matter. तो फ्यूचर इज़ फाइन, ओके, इट डजेंट मैटर किसी को इंटरेस्ट रहे या ना रहे. और 2, 5 साल 10 साल के बाद मैं भी इसे रीड करूँ या ना करूँ, तो फ्यूचर के बारे में चलो बात नहीं करते. अभी एट प्रेजेंट व्हाट आई वांट इज, आई फील हैप्पी विथ इज, आई वांट टू राइट. आई फील लाइक राइटिंग एंड आई हैव an even greater need to get all of the things off my chest. तो एक तो
फ्यूचर का चलो हम नहीं सोचते कि कोई मेरी ये डायरी रीड करेगा या नहीं, मैं रीड करूँगी या नहीं ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो फ्यूचर का होगा एंड नोबडी नोज द फ्यूचर. बट लेट्स टॉक अबाउट द प्रेजेंट टुडे. तो एनी फ्रैंक कहते कि आज मुझे ये फीलिंग आ रही है कि मुझे लिखना है, तो मैंने ये डायरी लिखना स्टार्ट किया. सेकेंड, मुझे इसलिए भी लिखना है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए एट प्रेजेंट इज़ दैट आई एम फीलिंग वेरी हैवी. मतलब कि बहुत बोझ है मेरे चेस्ट पे. मैं बहुत, क्योंकि जो माहौल है, जो एटमॉस्फेयर है सराउंडिंग में, दैट दे आर एट अ हाइडिंग प्लेस, और 2 साल तक वहीं पे रहे. और नाजी पार्टी जर्मनी ने, जो डिक्टेटर था तब का हिटलर, उन्होंने लाइक यू नो दे वर लाइक टॉर्चरिंग, तो उनसे छिपते छिपाते ये लोग कहीं पे हाइड हो रहे थे. तो बहुत ही एक जो कंडीशन थी वो बहुत ही सैड और हैवी फीलिंग वाली. तो वो कहती है मुझे सारा ये जो बोझ है मुझ पे, वो मुझे इस डायरी में लिख लेना था, शायद मैं थोड़ा रिलैक्स फील करूं. एंड एक्चुअली इट्स अ रियलिटी कि जब हम बहुत ही प्रेशर में होते हैं, टेंशन में होते हैं, सैड होते हैं, लेट्स पुट इट डाउन, लेट्स जॉट इट डाउन इन अ डायरी. तो एक डायरी की प्रैक्टिस हम रखें तो यू विल फील वेरी रिलैक्स्ड. एंड फर्दर, पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल. चलो, अब जैसे ही मैं ये लेक्चर स्टार्ट करती हूँ तो शायद कई बच्चे थोड़ी देर के बाद, जो एक अगर इंटरेस्टिंग चैप्टर है तो येस दे विल सिट एंड लिसन टू द स्टोरी. एंड मोर इंटरेस्टिंग इन इंग्लिश विल बी एट द एंड यू ऑलवेज सी अ स्मॉल रिकैप फॉर्म में एक छोटा सा वीडियो मैं अटैच कर देती हूँ. तो दैट्स मोर इंटरेस्टिंग ऑलवेज आई फील. लेकिन कई बार जैसे तुम अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हो और फ्रेंड एक लंबी सी अपनी दुख भरी कहानी सुनाने बैठ जाए, तो थोड़ी 2 मिनट के बाद तुम यहाँ देखना, फिर यहाँ. लेक्चर में भी ये होता है कि टीचर बेचारे लेक्चर्स देते हैं और बच्चे या तो जैसे आई वुड से हाथ में पेंसिल है तो चबाना स्टार्ट किया, या फिर उसके साथ खेलते रहते हैं, या फिर ये करना, या कुछ अपने बुक में कुछ ड्रॉ कर लेना. सो दिस आर वॉट इज we see many a times, not all the students, sometimes we see some of the students they do it when the lecture is on. तो दूसरों को, बट ये तो चलो you all are paying fees and you all are going to school, you all are paying fees and you go to a tuition class, तो तुम कुछ गेन कर रहे हो वहाँ पे, तो नेचुरली फिर तुम सुनोगे कि नहीं भाई मार्क्स कवर करने हैं हमें, वी हैव टू इंक्रीज द मार्क्स, तो तुम ध्यान दोगे, अचानक से फिर आ जाओगे वापस टू द नॉर्मल. बट वेन यू आर लिसनिंग टू एक लंबी सी स्टोरी कोई बता रहा है, स्टोरी मतलब खुद की कोई कहानी, कोई फ्रेंड बता रहा है, या कोई गॉसिप चल रही है कहाँ पे, तो यू विल स्टार्ट लुकिंग हियर एंड देयर, एंड बिकॉज यू आर लीस्ट बॉदर, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन समबडी एल्सेस स्टोरी. बट येस, व्हेन इट इज यू, व्हेन यू आर टॉकिंग टू समवन एल्स, यही तुम्हें मिलेगा वहाँ से, क्योंकि नाउ दे आर नॉट इंटरेस्टेड. तो लोगों में पेशेंस नहीं है. Right? It's you or me. We are always impatient as a common human being. वैसे ही एनी फ्रैंक कहती है कि अगर यही मेरा बोझ, जो मेरा प्रेशर है, जो सोच है, अगर मैं कहीं पे कहने जाऊंगी तो शायद लोगों में इतनी पेशेंस नहीं है कि मेरी स्टोरी सुने. Let me put it down on the paper. Paper has more patience than people, right? So I thought of this saying on one of those days when I was feeling a bit sad, that is depressed, and I was sitting at home with my chin in my hands. वैसे कभी ऐसे बैठ जाते हैं, right? That is called chin in my hands. Bored and listless. Oh God, क्या करें? जैसे 4 महीने से हम भी घर में बैठे हैं, हम मतलब you and me, we all. तो कई बार जैसे एक्चुअली वी आर नॉट यू एंड मी, वी आर सो बिजी पीपल नाउअडेज कि हम वीडियोस बनाते रहते हैं, पेपर्स चेक कर रहे हैं, कुछ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ व्हाट्सएप पे डाउट सॉल्व कर रहे हैं, बच्चों के फ़ोन आते हैं वो हम रिसीव करते रहते हैं, तो पता ही नहीं चलता. एंड आई फील दैट
I'm more busy actually, like more than when compared to when the regular lectures were going on in the institute. Same when I discussed with some of my students in 9th and 10th when we meet on, like वीडियो कॉलिंग पे, जब हम 4-5 बच्चों के साथ मैं मिलती हूँ, अलग अलग बैच के बच्चों के साथ, एंड इट्स अ रूटीन नाउ कि वंस अ वीक, वंस इन 10 days वी मीट, तो एक टाइम फिक्स रहता है. सो मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर लिसनिंग ओवर हियर, you too can form a group and we can meet, and let's say late evening, 9 o'clock, 10 o'clock, that would be more interesting. And then it's a slight relaxing meeting, I would say. For me it's a relaxation period, for you also. That is what I have found. तो कई बार और अब जैसे मैं कहती हूँ, मेरे जैसे तुम भी बहुत बिजी हो चुके हो विद स्कूल, ऑनलाइन स्कूल एंड ऑनलाइन ट्यूशंस एंड नॉट रनिंग हियर एंड देयर, लेकिन कहीं अपने रूम में ही तुम इतने बिजी हो जाते हो कि सिर्फ 2 बार बाहर जाते हो रूम में फैमिली के साथ बैठने. दिस इज़ वॉट आई हैव हर्ड फ्रॉम माई स्टूडेंट हु आर एक्चुअली स्टडिंग अ लॉट, जो अपना पूरा फोकस है उनका पढ़ाई पे. वो कहते हैं मैम टाइम ही नहीं मिल रहा, इतने बिजी हो चुके हैं हम लोग विथ लॉट्स ऑफ वर्क फ्रॉम ट्यूशन एंड स्कूल. तो आई वुड से दैट इज़ गुड कि एक्स्ट्रा टाइम ये बच्चों के पास नहीं है गेम्स खेलने के लिए ऑन द स्मार्टफोन. दे डोंट हैव टाइम टू वेस्ट. हाँ, लेट इवनिंग 10 बजे कहीं पे, कई बार वंस अ वीक और फोर्टनाइट, देन वी मीट, जब पूरे दिन का काम हमारा कंप्लीट हो जाता है, देन फॉर रिलैक्सेशन वी मीट. या कई बार संडे हम मिल लेते हैं विथ माई वन ऑफ द ग्रुप ऑफ 10th स्टैंडर्ड. सो दैट इज़, वो भी रिलैक्स होते हैं, मैं भी रिलैक्स होती हूँ. मैं अपने बच्चों के प्यारे से बच्चों के फेस देख लेती हूँ. आई फील वेरी हैप्पी एंड आई फील एनर्जेटिक एट दैट टाइम. तो वो एनर्जी मेरी पूरे वीक कंटिन्यू रहती है. बट समटाइम येस यू फील बोर्ड अप एंड सैड कि यार अब कब इंस्टीट्यूट चालू हो, कब स्कूल चालू हो. और मेरे कई बच्चे ये कहते हैं कि मैम स्कूल ना चालू हो ठीक है, इंस्टीट्यूट चालू हो जाना चाहिए, राइट. तो दैट इज़, आई एम रियली थैंकफुल टू यू पीपल दैट यू लव टू कम टू इंस्टीट्यूट, एंड वी आर रियली वेरी थैंकफुल टू यू. तो वंस अगेन दिस गर्ल ऑल्सो वॉज हाईली डिप्रेस, क्योंकि हाइडिंग में थे वो लोग. हम तो फिर भी थोड़ा बहुत कहीं बाहर निकल लेते हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी है जहाँ पे कभी थोड़ी मूवी देख ली, कोई सीरियल देख लिए. उनके पास ये कुछ था ही नहीं. तो शी हैड द डायरी एंड पेन वेयर शी वॉज राइटिंग, and they were sitting at, and when she was sitting at home she was a bit bored, listless मतलब कोई सोच नहीं, कोई काम नहीं, wondering whether to stay in or go out. और वो सोच रही थी क्या करूँ मैं, घर में छिप के बैठी रहूँ दूसरों के साथ या बाहर निकलूँ. फाइनली आई डिसाइडेड ठीक है घर में ही बैठती हूँ. brooding, that is thinking now what to do. Yes, I thought that paper does have more patience. तो चलो पेपर को यूज़ कर लेते हैं, लिखना शुरू कर दूँ मेरे थॉट्स. एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड माई दिस स्टिफ बैक नोटबुक, मतलब ये बुक स्टिफ होती है, लाइक लेट मी टेक दिस बुक, इट इज स्टिफ, राइट. हम तो ऐसे झुक जाते हैं, कभी ऐसे हो जाते हैं, कभी ऐसे बैठ गए तो बहुत टेंशन हो गई तो ऐसे बैठ गए. बट योर बुक्स आर स्ट्रेट, और वो हमारे इशारों पे बेंड होते हैं, अदरवाइज नो. सो दे हैव मोर पेशेंस ऑफ कोर्स. एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी, मतलब वो कहते कि मेरा तो कोई प्लान है नहीं कि मेरी ये जो डायरी है स्टिफ बैक वाली, वो मैं किसी को रीड करने नहीं देने वाली. एंड इट इज़ रिफर्ड टू एज अ डायरी अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड. तो जब तक कि मुझे खुद का कोई रियल फ्रेंड ना मिले, मतलब कि जब तक कि मुझे कोई अच्छा नाम ना मिले इस डायरी के लिए, तब तक मैं इस डायरी को डायरी कहूँगी. इट पॉसिबली वोंट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस. तो ठीक है, थोड़े दिन के लिए उसको मैं डायरी कहूँगी. जब बहुत ही क्लोज मैं इस डायरी के साथ अटैच हो जाऊँगी क्लोजली इमोशनली, तब मैं इसे एक रियल फ्रेंड देखूँगी. इसमें एक रियल फ्रेंड जिसको हम सब कुछ बता देते हैं. एंड दैट डे आई गिव अ नेम टू माई डायरी. So now I'm back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. अब prompted मतलब एक सोच अचानक से आई मेरे दिमाग में. तो let's go back, she is saying
कि ऐसी क्या एक सोच थी जिससे मुझे कहा कि चलो डायरी लिखना शुरू करो। वैसे कई बार तुम्हें गिफ्ट मिलती है, लेकिन हर बार हम वो गिफ्ट का यूज़ नहीं करते, रख देते हैं कोने में। किसी की बर्थडे आ जाएगी तो हम उसको दे देंगे रीपैक करके, बिकॉज आई डोंट थिंक सो यू लव इट दैट मच, सो समटाइम वी गिव इट। तो ठीक है, गिफ्ट इज़ गिफ्ट। बट यहाँ पे उसने सोचा कि एक सोच आई कि मैं लिखना शुरू करूँ इस डायरी में। और फिर उसने स्टार्ट किया। और क्यों स्टार्ट किया? फर्स्ट प्लेस शी डिडंट हैव एनी फ्रेंड, तो उसको ज़रूरत थी कि कहीं पे कुछ एक्टिविटी करे। तो डायरी राइटिंग वॉज अ गुड एक्टिविटी जहाँ पे वो अपने सारे थॉट्स, अपने इमोशंस लिख दे पेजेस पे। लेट मी पुट इट वेरी क्लियरली, नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old गर्ल इज कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड। हाँ, अब ये तो कोई बिलीव नहीं करेगा कि एक 13 साल की लड़की वर्ल्ड में अकेली है। ठीक है, मैं अकेली नहीं हूँ। आई हैव लविंग पेरेंट्स, 16-year-old सिस्टर, मतलब मुझसे 3 साल बड़ी सिस्टर, and there are about 30 people I can call friends. I have a family, loving auntie and a good home. No, on the surface I seem to have anything. मतलब जैसे देखो तो वाह, लोग कहेंगे वाह, क्या एनी फ्रैंक के पास फ्रेंड्स है, फैमिलीज है, हैप्पी गर्ल, हैप्पी फैमिली, लकी गर्ल, आई हैव अ गुड होम। बट that is except my one true friend I don't have. All I think about when I am with friend is having a good time. चलो फ्रेंड्स, तुम मानो कि फ्रेंड्स किस लिए हैं? हाय हेलो गॉसिप, ये वो, किसी और के बारे में पंचायती करना, डे खत्म। तुमने क्या किया, मैंने क्या किया, ओके फाइन। ट्रू फ्रेंड एक या दो जो हमारे होते हैं, उसके साथ हमारे लाइफ की सारी चीज़ें हम शेयर करते हैं, सैड डेज, हैप्पी डेज, लाइक emotionally for 1 day or 2 day when I had been very sad when my mother passed away. तो वो 2-3 दिन, of course even today when रोज़ याद तो आएगी when I sit even 2 minutes alone not doing anything. तो usually I keep on doing work, जैसे वीडियोस बना लिए, थोड़ी फ्री हुई तो पेपर्स चेक किए, चलो पेपर्स चेक नहीं करने हैं तो कुछ और काम कर लिया, बट आई कीप माई सेल्फ बिजी होल डे लॉन्ग, ताकि कोई गलत सोच ना आए किसी के लिए भी, या नेगेटिविटी में हम ना चले जाएं, या सैड ना हो जाए। तो आई वॉन्ट दैट आई शुड बी ऑलवेज हैप्पी, ताकि वो हैप्पीनेस मैं तुम तक पहुंचाऊं थ्रू दी लेक्चर्स, एंड आई डोंट वांट दैट माय स्टूडेंट शुड सी माय सैड फेस, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, once again I'll always say thank you to you for being there with me, always there, happy children, and transferring that happiness to me. So once again, I would say usually I have a habit of sharing my emotions with my students, but कई बार ऐसे हो जाता है कि हैप्पी मोमेंट्स तो हमेशा मैं शेयर करती हूँ, बट समटाइम व्हेन इट इज़ वंस इन अ ब्लू मून, कई बार कभी कुछ हो जाता है ऐसे, लाइक एज आई टोल्ड यू अबाउट माई मदर। तो वहाँ पे अब जब मैं 2-3 दिन कुछ ज़्यादा ही सैड थी एंड आई वॉज क्राइंग एंड ऑल, तो आई वॉन्टेड टू शेयर इट विथ समवन, एंड आई गॉट वन राइट पर्सन टू शेयर विथ, एंड दैट इज आई हैव 3 friends on this planet, 3 close friends, and they are all my college friends, but they are in Mumbai. और उन तीनों में भी एक बहुत ही क्लोज है जहाँ पे हम रोज़ बात नहीं करते, हम रोज़ मिलते नहीं, हम चैटिंग नहीं करते, नेवर ऑन व्हाट्सएप, नेवर ऑन इंस्टा, नथिंग, बट शी इज सच अ फ्रेंड, माई कॉलेज फ्रेंड, वे ऐसे मोमेंट्स पे इफ somebody comes to my mind, that is that one friend. And the other one is my brother's son, with whom I can share anything on the planet, any damn thing I discuss, I share with him, and he's there to provide me some advice, और उसकी एडवाइस हमेशा मैं फॉलो करती हूँ, दो ही जस्ट इन हिज 20s बट वेरी मैच्योर। तो दिस इज़ वॉट आई वुड से कि एक फ्रेंड तो होना ही चाहिए इस प्लैनेट पे तुम्हारा, जो तुम्हारा ट्रू फ्रेंड हो, नॉट टाइम पास फ्रेंड। टाइम पास फ्रेंड बहुत मिलेंगे लाइफ में हमें, बट वन ट्रू फ्रेंड यू शुड हैव।
एंड ज़रूरी नहीं कि उसको तुम रोज मिलो, राइट? यू मे मीट देम आफ्टर 3-4 years, but they are always there for you at the time of your difficult times. So all I think any friend says about is, when I'm with friends, this just for time pass. I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. और ये मेरी फ्रेंड्स ऐसी है जिनके साथ मैं सिर्फ टाइम पास करती हूँ, अच्छी अच्छी बातें करती हूँ, लेकिन उनके साथ मैं अपने इमोशंस शेयर नहीं कर पाती. आज की बात, आज क्या खाया, कल क्या खाओगे, रात को क्या होगा तुम्हारे घर में, खाना पीना, दिस दैट, नथिंग मोर. वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर. उससे ज़्यादा नज़दीक हम नहीं आ सकते, राइट? एंड दैट्स द प्रॉब्लम. मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट आई कांट टेक देम इन टू कॉन्फिडेंस. दैट इज़ वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर. मतलब हम एक दूसरे में इतना ट्रस्ट नहीं करते, इसलिए शायद मैं अपने फ्रेंड्स को सब नहीं बता पाती. इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर. तो ठीक है, लाइफ ऐसी है मेरी, एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज. और दुख की बात यह है कि वो चेंज नहीं होंगे, ना मैं चेंज होंगी. दिस इज़ वाई आई डिसाइडेड लेट मी स्टार्ट राइटिंग अ डायरी, जिसको मैं सब कुछ कह दूँ. गॉट इट? सो वन ट्रू फ्रेंड शिफॉन. And it so happened to enhance means to increase the image of this long awaited friend in my imagination. अब इस फ्रेंड को मुझे मेरे साथ हमेशा रखना है, उसकी इमेज को मुझे और ज़्यादा बढ़ाना है. इस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड में ट्रू फ्रेंड के लिए वेट करती थी मेरे इमेजिनेशन में. और ये जो मुझे फ्रेंड एक डायरी के फॉर्म में मुझे मिला, तो वो इमेज मुझे अपने दिमाग में रखनी है. आई जस्ट डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू, बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी. अब जब रियली एक दिन मुझे लगा कि हाँ, ये अब ट्रू फ्रेंड बनने के लायक है, तब उसको मैंने नाम दिया किटी. और मुझे ये डायरी ऐसे नहीं रखनी दूसरों लोगों की तरह, हाँ चलो रात हुई को डाल दिया. I also maintain a diary where daily night, like before going to sleep, every night when I go to sleep, before that 5-10 minutes before that, I jot down something in my diary. My not in detail क्योंकि तब तक इतनी नींद आ चुकी होती है, but then I just put it down. I jot down Thanksgiving note to God and a Thanksgiving note to my students for being a part of my life, and lot many thanks to many people in my life, but that's all. But पूरे दिन मैं उसको याद नहीं करती. It means it's not my true friend. I just maintain a diary. तो शायद आज के बाद चलो ये चैप्टर जब स्टार्ट किया है तो वो सारी चीज़ें स्टोरी की मुझे फिर से एक बार याद आ गई, तो आई स्टार्ट मे बी टू मेक इट एज टू जॉट डाउन द इमोशंस ओवर देयर. तब हम कह सकते हैं कि वो एक तुम्हारा ट्रू फ्रेंड है. सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी इफ आई वर टू जंप इन टू इट. अगर किसी ने मेरी ये डायरी रीड कर भी ली तो उनको पता नहीं चलेगा. अगर मैं डायरेक्टली कुछ लिखना स्टार्ट कर दूँ, सो आई वुड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ. तो चलो भाई, अगर फ्यूचर में किसी ने मेरी डायरी रीड की तो उनको पता होना चाहिए कि भाई ये किटी क्या है और मैं कौन हूँ. तो मैं अपने बारे में एक छोटा सा एक स्केच बता दूँ. स्केच मतलब नॉट ड्राइंग और समथिंग, बट मेरा इंट्रोडक्शन मैं दे दूँ. मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, यूजुअली आई डोंट लाइक टू गिव माई इंट्रोडक्शन, बट अब ये डायरी है और अगर किसी के हाथ में चली गई तो उनको पता होना चाहिए कि ये किसने लिखी है और मैं कौन हूँ. तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. माई फादर, द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन, didn't marry my mother until he was 36, and that time my mother was 25. तो पापा तो शायद राइट एज के थे when he was 25, लेकिन तब उसकी मदर बहुत छोटी थी. तो मम्मी को एक राइट एज में जाने के लिए पापा बन गए बड़े. तो नियरली 10 years, 9-10 years का डिफरेंस है. तो माई फादर इज़ वेरी लविंग फादर. आई हैव नेवर एवर सीन सच अ फादर ऑन द प्लैनेट. और उन्होंने मेरी मम्मी से शादी तब तक नहीं की जब तक कि मेरी मम्मी 25 की नहीं हुई थी और वो खुद 36 के नहीं हुए थे. माई सिस्टर मार्गरेट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 26.
आई वॉज बॉर्न ऑन 12 June 1929, मतलब 3 साल का डिफरेंस, आई टोल्ड यू बिफोर. आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4. अब फ्रैंकफर्ट में वो रही जब तक कि वो 4 साल की हुई. माई फादर एमिग्रेटेड मीन्स वेंट टू हॉलैंड इन 33. My mother, Edith Hollander Frank, went with him to Holland in September, while my elder sister and I were sent to Aachen to stay with our grandmother. तो मुझे और मेरी बहन को ग्रैंडमदर के पास भेज दिया. मम्मी पापा चले गए हॉलैंड, वो एमिग्रेट हो गए तब. मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर. अब मार्गोट को भी ट्रांसफर कर दिया था टू हॉलैंड टूवर्ड्स पेरेंट्स. एंड आई वेंट इन फेब वेयर आई वॉज जस्ट प्लंग डाउन. प्लंग डाउन मतलब जैसे बेबी को उठा के रख दिया, राइट. तो सपोज ये टेबल है, तो ये जैसे वो एनी फ्रैंक कहते हैं मुझे, वो तो तब काफ़ी छोटी थी जब उसे भी ले गया हॉलैंड पे, उसे बुला लिया गया, तो उसको ऐसे टेबल पे रख दिया गया इन फ्रंट ऑफ द एल्डर सिस्टर मार्गोट. तो उसने वर्ड यूज़ किया प्लंग डाउन, दैट इज पुट डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर माई सिस्टर, राइट. तब उसकी सिस्टर, एल्डर सिस्टर की बर्थडे थी, तो उसको मैं गिफ्ट में दी गई, राइट. दैट इज वॉट एनी फ्रैंक इज सेइंग. नाउ आई स्टार्टेड राइट अवे द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल. नाउ दिस वेरी इंटरेस्टिंग. यूजुअली मॉन्टेसरी को लोग ऐसे कहते हैं कि जैसे नर्सरी, जैसे 2-2.5 साल के बच्चों को, या आजकल तो मम्मियाँ भेज देती है 1.5-2 साल में बच्चों को प्री स्कूल एंड ऑल, 1.5-2 घंटे के लिए, तो इसको कहते हैं मॉन्टेसरी. अभी नाम कहाँ से आया मॉन्टेसरी? लेट्स सी. मॉन्टेसरी मेथड ऑफ एजुकेशन डेवलप बाय इटालियन फिजिशियन मारिया मॉन्टेसरी, वो उसकी सरनेम थी, जिन्होंने ये एजुकेशन पैटर्न स्टार्ट की थी. इज अ चाइल्ड सेंटर्ड, मतलब यहाँ पे बच्चों पे फोकस किया जाता है, उनके इमोशंस पे फोकस किया जाता है, एंड बहुत अच्छी तरह से प्यार से उनको वहाँ पे बड़ा किया जाता है. 1 साल, 2 साल, 3 साल, दैट इज नर्सरी, जूनियर, सीनियर. सो इट इज़ अ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन अप्रोच बेस्ड ऑन साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन ऑफ चिल्ड्रन. कोई बच्चा बहुत ही जैसे गुस्सा आ जाता है तो उसको उस तरह से अच्छे से मॉन्टेसरी में ट्रीट करते हैं. कोई बच्चा बहुत फियरफुल बच्चा है तो उसको उस तरह से ट्रीट करते हैं. तो यहाँ आजकल तो नर्सरी में ये सब कुछ आई डोंट थिंक सो एनीबडी सीज. वो जो मेन मोटो था इस लेडी का यहाँ पे स्टार्ट करना, ये पैटर्न ऑफ एजुकेशन, वो तो कहीं पे खो चुका है मॉडर्न, आज के एजुकेशन ज़माने में. मॉडर्न ज़माने में एजुकेशन पैटर्न ही बदल गई है. यहाँ पे सिंपल एजुकेशन ABCD 1 2 3 4 एंड रिंगा रिंगा रोजेस, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल. इतने छोटे से बच्चे को इतना लोड डाल देते हैं सर पे बेचारे नर्सरी, जूनियर, सीनियर में, कि बच्चा एक तो खुद को तो संभाल नहीं पाता, डाल दिया उसको स्कूल में. अब स्कूल में टीचर सिखा रही है. आजकल ऑनलाइन में मुझे पता चला हमारे एक आई वुड से एक नेबर से कि उनका बच्चा अभी जूनियर KG आई थिंक सो सीनियर में है, छोटा सा बेचारा बच्चा, इतना सा, और ऑनलाइन, और इतना सारा होमवर्क और वर्कशीट्स एंड ऑल. आई वाज शॉक्ड. दिस शुड नॉट बी द पैटर्न फॉर द स्मॉल चिल्ड्रन. लेट देम रिलैक्स. अब तुम ये मत बोलना कि मैम हम भी बहुत ओवरलोडेड हैं. I have to follow the education pattern, right? So sorry babies, but at present we are talking about very very small children. तो ये कुछ ज़्यादा ही I find mental torture, of course. तो ये जो पैटर्न थी I would say was very interesting, जहाँ पे बच्चों को ऑब्जर्व किया जाता साइंटिफिकली, और इनका मेन अटेम्प्ट क्या रहता है, टू डेवलप चिल्ड्रन फिजिकली, सोशली, इमोशनली. और ये तो आजकल के पैटर्न में दिखता ही नहीं. So I started right away the Montessori nursery school. I stayed there until I was 6 years, at which time I started in the 1st standard. In the 6th form, my teacher was Mrs. Cupres, the headmistress. At the end of the year, we were both in tears as we said a heartbreaking farewell. अब वो स्कूल छोड़ के मुझे दूसरी बड़ी वाली स्कूल में एंट्री लेनी थी. तो जब मैं उस स्कूल से जा रही थी तो मेरी टीचर और मैं दोनों इतना रो पड़े, बिकॉज इट वॉज वेरी सैड बाय बाय, राइट, हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल. इन दिस समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल, हैड एन ऑपरेशन, सो माई बर्थडे पास विथ वेरी लिटिल सेलिब्रेशन. तो
उसकी ग्रैंड माँ ऑफ हो गई तो नेचुरली बर्थडे बहुत ही सिंपल वे सेलिब्रेट हुआ था. ग्रैंड डाइड इन 42 Jan. नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर. अब किसी को नहीं पता कि मैं उसको कितना मिस करती हूँ. आई स्टिल लव माई ग्रैंड माँ. ये कभी ऐसे नहीं कि जो लोग चले गए इस दुनिया से हमें छोड़ के उसको हम भूल जाएंगे. हाँ, बैक ऑफ द माइंड में चले जाते हैं. पहले दिन, दूसरे दिन या फर्स्ट वन जितना हम रोए या याद किया उतना धीरे 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 बाद में हम भूल जाते हैं. फिर डेली याद हम नहीं करते उनको. लाइक हाउ माई फादर डाइड 30 years back, right? Maybe more than that, 35 years back, when I was just maybe in 10th or something, maybe 12th. I don't even clearly remember. So I don't even now remember like the dialogues or the days that we had passed with him, and I don't remember him daily because long time, 35 years. Got it? तो आई वुड से शायद 1-2 साल उससे भी ज़्यादा. तो सेम इट इज़ सेड दैट हम भूलते नहीं उनको. वी लव देम बट देन वी डोंट रिमेंबर देम डेली. वी डोंट टॉक अबाउट देम डेली. This birthday celebration 1942 was supposed to make up for the other, and grandma's candle was lit along with the rest. Sorry for that in between. It happens with some problem in my laptop, so sorry for that. And the 4 of us are still doing well. मतलब मैं, मेरी elder sister, mother, father, we are still living our happy life, and that brings me to the present date of 20th June 42 and the solemn dedication of my diary. मतलब now I'm actually very loyal to my diary. Solemn dedication means when you are very devoted to, you are very loyal, you are very honest towards someone. I'm very honest towards my diary now. Or dearest Kitty, now starts my diary. Our entire class is quacking in his boots. Quacking in his boots मतलब frightened, nervous, scared. अब तुम कब scared रहोगे या nervous? जब रिजल्ट आने वाला होता है, राइट? एंड द रीजन ऑफ कॉज इज द फोर्थ कमिंग. मतलब जो बहुत नज़दीकी टाइम में, फ्यूचर में एक मीटिंग होने वाली है विद द टीचर्स आर गोइंग टू डिसाइड हु आर सपोज टू मूव अप टू द नेक्स्ट लेवल, मतलब नेक्स्ट स्टैंडर्ड, एंड हु विल बी केप्ट बैक. मतलब कौन फेल होगा और कौन पास. द क्लास इज मेकिंग बेट्स. कई लोग तो बेटिंग लगा चुके हैं. एंड अब यहाँ पे एनी फ्रैंक के आगे जब डायरी, एक्चुअली जब तुम उसकी बुक पढ़ो, डायरी पढ़ो आई वुड से, तो हमेशा वो यूज़ करती थी वर्ड्स लाइक GN, CN. बहुत सारी उसकी 9th स्टैंडर्ड में भी जैसे हमने एक उसका एक चैप्टर था तो वहाँ पे हमेशा उसने यूज़ किया ऐसे अल्फ़ाबेट्स. शी नेवर यूज्ड टू मेंशन द रियल नेम ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास. तो हाफ द क्लास इज बेटिंग कि कौन पास होगा कौन फेल होगा. GN एंड आई लाफ आर सेल्फ सिली एट द 2 boys बिहाइंड अस. अब GN मतलब एक XYZ, जैसे मैंने कहा एक फ्रेंड, और वो खुद एनी फ्रेंड कहते हैं कि GN एंड आई वी आर लाफिंग बिकॉज 2 boys इतने सिली थे, हमारे पीछे बैठे थे, CN एंड जैक्स, हु हैव स्टेक्ड देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग ऑन देयर बेट. अब उन्होंने अपनी जो हॉलीडे पे जो सेविंग की थी तो ये 2 बच्चों ने दाव पे लगा दिए अपने सारे पैसे, बेटिंग लगा दी. फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास, आई एम नॉट गोइंग टू पास, यू आर गोइंग टू पास. इवन जीज रिक्वेस्टिंग लुक्स एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट काम देम डाउन. फिर GN मतलब यहाँ पे जो है ना उसकी फ्रेंड, तो उसने बहुत ही अपने लुक से रिक्वेस्ट किया दैट प्लीज़ कीप क्वाइट नाउ, डोंट डू, आई एम नॉट गोइंग टू पास एंड यू आर गोइंग टू पास, अब चुप रहो. और मैंने भी एक एंग्री लुक दे दी उनको, लेकिन वो तो शांत ही नहीं हुए. इफ़ यू आस्क मी, देयर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट a quarter of the class should be kept back. मतलब इतने डमीज़ हैं. डमीज़ मतलब ऐसे आके बैठ जाते हैं क्लास में, पढ़ाई नहीं करते, ध्यान नहीं देते. तो ऐसे तो हमारे क्लास में कितने बच्चे ऐसे हैं जो फेल होने चाहिए, बट टीचर्स को कौन प्रिडिक्ट करे. टीचर्स तो अनसर्टन है.
जो पास होने वाले थे उनको फेल कर देते हैं, जो फेल होने वाले होते हैं उनको पास कर देते हैं. तो आई कांट प्रेडिक्ट ओवर योर. एंड आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ. वी विल मेक इट. मुझे पता है हम तो पास हो जाएंगे. द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर इज मैथ्स. एनीवे, all we can do is wait. Until then we keep telling each other not to lose heart. I get along pretty well with all my teachers. There are 9 of them, 7 men, 2 women. तो सबके साथ मेरी अच्छी बनती है. Mr. Kissing, a very interesting name. The old foggy is that old teacher who teaches maths. Was always angry with me since last many days or years, that is ages, because I talk too much. After several warning, he gave me extra homework, an essay on the subject, a chatterbox. A chatterbox मतलब चटर पटर जो करते रहते हैं उसको हम कहते हैं चैटरबॉक्स. चालू क्लास में भी मैं देखती हूँ कई बार कि लड़कियाँ कुछ ज़्यादा ही, लड़के भी बात करते हैं, नो वे, बट लड़कियाँ थोड़ा ज़्यादा चालू क्लास में कभी ना ऐसे बात कर लेगी. उनको लगता है जैसे मुझे दिखता ही नहीं, राइट. बट देन ओके, इट्स फाइन. आई ऑल्सो एन्जॉय समटाइम्स बट नॉट ऑलवेज, बिकॉज देन दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम इन दी लेक्चर. तो ये सर को भी शायद इसलिए गुस्सा आया होगा कि एनी इतनी बातूनी थी कि उसने डायरेक्टली, सर ने उसको पनिशमेंट में दे दिया कि एक ऐसे लिख लो चैटर बॉक्स. चैटर बॉक्स. एनी तो कंटाल गई. व्हाट कैन यू राइट अबाउट इट? आई हैव नो, मतलब यहाँ पे तो मैं सोच भी नहीं सकती कि चैटर बॉक्स पे मैं क्या लिखूँ. आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर. मैंने कहा ठीक है, घर पे जाके उसके बारे में चिंता करेंगे. आई डिसाइडेड. आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक. अब घर पे जाते जाते मैं भूल ना जाऊँ, इसलिए मैंने टॉपिक लिख लिया होमवर्क बुक में कि घर पे जाके सोचूंगी. टक्ड इट इन माई बैग, पुट इट इन माई बैग एंड ट्राई टू कीप क्वाइट. फिर मैंने कोशिश की, राइट, कोशिश की कि मैं चुप रहूं. अब हुआ ये, दैट इवनिंग आफ्टर आई फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, द नोट अबाउट द ऐसे कॉट माई आई. अब घर जाके उस शाम को होमवर्क सब कंप्लीट किया. अचानक से मेरा ध्यान गया चैटर बॉक्स पे, यू नो. तो मैंने अपना होमवर्क अब लिखना था, जो पनिशमेंट थी. आई बिगैन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट व्हाइल चूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन. अब ये आदत बहुत हो गई, राइट. ये करते ही रहते हैं कई बच्चे, मतलब जैसे बेचारों ने ना उस दिन ब्रेकफास्ट लिया हो ना लंच, तो इतने भूखे हो जाते हैं लेक्चर में कि पेन खा जाते हैं. ये पेन चबाने की आदत तो देखो पुरानी है, सालों पुरानी. हम 1942 की बात कर रहे हैं अभी. तो आई बिगैन थिंकिंग अबाउट दिस सब्जेक्ट व्हाइल चूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन. एनीवन कुड रैम्बल, मतलब जस्ट वॉक हियर एंड देयर इन द कंट्री साइड. कंट्री साइड मतलब विलेज. इंग्लिश लिटरेचर में हम कंट्री विलेज को कहते हैं. तो रैम्बल मतलब यहाँ वहाँ सिर्फ चलना फॉर प्लेजर, सॉरी. एंड एनी वन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेसिस बिटवीन द वर्ड. तो ठीक है, लिखते लिखते भी मैंने सोचा कुछ भी लिख दूँ यहाँ वहाँ, और 2 वर्ड के बीच में बहुत लंबी जगह छोड़ दूँ. बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विथ कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग. लेकिन अब एनी को तो जैसे दिल पे आ गया था कि अब उन्होंने मुझे बोला कि मैं बहुत चैट करती हूँ, तो मैंने बोला ऐसे तो ऐसा लिखना है मुझे कॉम्पो, मतलब ये मेरी पनिशमेंट मुझे ऐसे फॉर्म में लिखनी है कि वहाँ पे कुछ ऐसा लिखूँ जहाँ पे मैं मेरे आर्ग्यूमेंट डाल दूँ कि भाई टॉकिंग की नेसेसिटी है, बात तो करनी ही है. आई थॉट एंड सडनली आई हैड एन आइडिया. आई रोट 3 पेजेस जो मेरे सर मिस्टर किसिंग ने मुझे होमवर्क दिया था, आई वुड से पनिशमेंट दी थी. एंड आई वॉज सेटिस्फाइड व्हेन आई रोट इट. आई आर्ग्यूड कि टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट. ट्रेट मतलब एक अलग क्वालिटी है जो हेरिडिटरी में मिलती है माँ बाप से, एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल. तो मैंने तो डाल ही दिया कि ये तो बहुत एक अलग क्वालिटी है बच्चों की, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसको कंट्रोल में रखूँ. बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ दिस हैबिट, क्योंकि ये तो एक हैबिट है. अब शायद मैं इस हैबिट को कंट्रोल कर पाऊँ, लेकिन मैं उसको मिटा नहीं सकती, बिकॉज ये मेरी मम्मी की तरफ से मिला है मुझे.
since my mother talked as much as I did, if not more. And that's there not much you can do about the inherited trait. और जो माँ बाप से जो आदतें मिलती है उसके बारे में तुम कुछ नहीं कर पाओगे. तो मैंने अपने होमवर्क में जो ऐसे लिख रही थी उसमें मैंने डाल दिया एक आर्ग्यूमेंट, आई विल कंट्रोल माई हैबिट ऑफ नॉट टॉकिंग इन क्लास. बट मैं क्योर शायद ना कर पाऊँ क्योंकि ये मुझे मेरी मम्मी से हेरिडिटरी में मिला है. एंड मिस्टर किसिंग हैड अ गुड लाफ at my argument. वो हंस पड़े. But when I proceeded to talk my way through the next lesson, he again gave me one punishment of second essay. फिर मेरा तो बोलना चालू ही था तो उन्होंने और एक punishment दे दी. This time it was supposed to be on an incorrigible chatterbox. मतलब एक ऐसा अब चैटर बॉक्स पे मुझे लिखने की पनिशमेंट मिली कि a person cannot be changed. उस पे अब लिखो. आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 whole lesson. होल लेसन मतलब 2 लेक्चर तक अब उन्होंने कोई कंप्लेन नहीं की क्योंकि मैंने तो लिख के वो पनिशमेंट दे दी. However, now third day, he would finally had enough. Any friend, as punishment for talking in class, write an essay entitled Quack Quack Quack, said Mr. Chatterbox. Now, उन्होंने फिर तो थर्ड लेक्चर में गुस्सा किया. That any friend, अब तो तुम्हें और एक ऐसे पनिशमेंट में लिखना होगा क्वैक क्वैक क्वैक, मतलब पूरे दिन चटर पटर बोलती ही रहती हो. एंड द क्लास लाफ्ड अ लॉट. मैं भी हंस पड़ी क्योंकि थोड़ी शर्म आई, लेकिन अब हंस पड़ी दूसरों के साथ साथ. दो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड कंप्लीटेड. एक्चुअली एग्जॉस्टेड मतलब थक जाना, यहाँ पे एग्जॉस्टेड मतलब दिमाग खाली हो गया था. कितना लिखा, कितनी पनिशमेंट लिखी ऐसे फॉर्म में. अब कुछ वर्ड्स थे ही नहीं मेरे पास दिमाग में कि मैं लिखूं इस ऐसे पे. सो आई नियरली नाउ एग्जॉस्टेड माई इंजेन्युटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटरबॉक्स. इंजेन्युटी मतलब अब कोई ओरिजिनल वर्ड्स नहीं आ रहे थे दिमाग में. इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल. फिर सोचा लिखना तो पड़ेगा कुछ बहुत अलग, कुछ ओरिजिनल. माई फ्रेंड सेइंग हु इज गुड एट पोएट्री, शी सपोर्टेड मी. She told that I'll help you write the essay from beginning to end in words form, means in poetic form. और मैं कूद पड़ी खुशी से. I jumped for joy. Now Mr. Kissing was trying to play a joke on me with this ridiculous subject. अब शायद मिस्टर किसिंग मेरी मजाक उड़ाना चाहते थे, बट मैंने तो सोच ही लिया था. मतलब हर बार एक पनिशमेंट विद द चैटरबॉक्स टॉपिक, तो मैंने भी सोच लिया था, मैं कुछ कम नहीं थी, that I am going to make a joke of him in class. अब हुआ ये. I finished my poem. It was beautiful poem. मतलब एक्चुअली में तो उसकी फ्रेंड ने हेल्प किया था. It was about a mother duck and a father swan with 3 baby ducklings who were bitten to death by the father because they quacked too much. अब देखो क्या उसने लिखा पोएटिक फॉर्म में कि एक मदर डक थी, 3 डकलिंग थे, फादर थे उनके. अब बेचारे सारे बच्चे इतना क्वैक क्वैक करते थे कि पापा के बाइट करने पे वो सारे बेचारे मर गए. अब मरे क्यों? बिकॉज दे वर टॉकिंग टू मच. लकीली मिस्टर किसिंग टुक द जोक राइट वे. ही रेड द पोएम टू द क्लास, एडिंग हिज ओन कमेंट. ही वॉज वेरी हैप्पी and he read this to the other classes also. Since then I have been allowed to talk and haven't been given any extra punishment. On the contrary, Mr. Kissing always now makes jokes these days. Right? वो खुद मजाकिये बन चुके हैं. And he has taken it everything very positively, very nicely. Yours, Annie. So your ends, just a part of the diary is given over here. So thank you very much and go through it. I know it had been a very lengthy lecture, but as many students are having now nearby some exams maybe in August and all, तो मुझे और भी इंग्लिश के चैप्टर्स कंप्लीट करके देने. If at all you also have in SS some extra lectures, please tell me so that कोशिश करूँगी कि लंबे लेक्चर्स मैं शूट करूँ और लंबे वीडियोस पहुँच जाएंगे तुम तक. ट्राई माई लेवल बेस्ट. थैंक यू सो मच.
take care, be at home, learn, work hard, study hard, play a lot after that. And thank you once again. Anne Frank was born in 1929 in Frankfurt, Germany. She was one of the most famous victims of the Holocaust and is best known for her The Diary of a Young Girl. She moved from Germany to Netherlands with her family in 1930 after Hitler gained power. However, the Germans invaded Netherlands in 1940. The increasing persecution of Jews forced her family to go into hiding in 1942. During those 2 years, Anne spent her time writing stories and writing in her diary. She hoped to be a writer. However, when her family was transported to the Bergen-Belsen concentration camp, she died of typhus a few days after the death of her sister, Margot Frank. Her father was the only one in her family who survived the Holocaust. After her death, her father got her diary published. The Diary of a Young Girl was originally published in Dutch in 1947 under the title Het Acheterhuis. It was translated into more than 60 languages. It chronicled the various events of Anne Frank's life from 12th June 1942 to 1st August 1944 under the Nazi occupation. The short story from the Diary of Anne Frank is an extract from the Diary of a Young Girl with a slight adaptation. It portrays her personal reflections on writing, family, friends, and school. Through her words, we got to know Anne Frank as any other 13-year-old girl. Let's take a look at From the Diary of Anne Frank by Anne Frank. Paper has more patience than people. Anne Frank thought of this saying as she sat alone at home, wondering whether to go out or not. She decided not to and thought about writing in a diary. What she needed was a friend. This didn't mean that she was lonely. Rather, Anne Frank had a loving family and 30 people she could call friends. However, with friends, she felt like talking about ordinary things and having a good time, rather than talk about her secrets. This, she felt, was unlikely to change, so she decided to start a diary. It was a strange experience for her, writing. She had never written anything before. She also didn't believe anyone would be interested in what she had to say. But that didn't matter. She felt like writing. She also felt the great need to get things off her chest. Finally, she wanted a friend, so she named her diary Kitty. She began by giving a brief introduction to her family. Her parents were Otto and Edith Frank. They emigrated to Holland. Anne and Margot, her sister, were raised by their grandmother before they joined their parents. Her grandmother underwent an operation in 1941 and then passed away in 1942. Anne often thought of her. So, having made introductions, she wrote to Kitty on 20th June 1942. Her entire class was terrified of the upcoming teachers' meeting. In this meeting, the teachers would decide who would move to the next grade. Anne, irritated by her classmates, wrote that at least a quarter of the class deserved to fail. But she also knew that teachers were the most unpredictable creatures on earth. For her, she was not too worried. All they could do was wait and not lose heart. She believed she got along well with her teachers.
However, Mr. Keesing, the maths teacher, was annoyed with her for talking in class. So, he assigned her extra homework. It was an essay on the subject, a chatterbox. That evening, Anne thought over this topic. What she wanted was to come up with a convincing argument as to why one should talk rather than write an unnecessarily long essay. So, she argued that she inherited this habit from her mother, and there was nothing that could be done about inherited traits. Though Mr. Keesing enjoyed the argument, he assigned her a second essay when she talked through his class again. Mr. Keesing liked her second essay so much that he left her alone for the next 2 lessons. However, when caught talking in class after that, Mr. Keesing assigned her a third essay. "Quack, quack, quack," said Mistress Chatterbox. Her entire class laughed at the title. Anne laughed too, but she was also running out of ideas by this time. It was, she decided, time to come up with something else. So, with a friend's help, she wrote a poem about a family of ducks. In the poem, the 3 baby ducklings were bitten to death by their father for quacking too much. This poem was received very well. Mr. Keesing read this poem aloud to the class. Since then, Anne could talk in class and wasn't assigned any extra homework. In fact, Anne humorously confides in Kitty. Mr. Keesing jokes often after that.